नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और आज ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आज हमारा छठा वीडियो है, जिसमें हम ऑप्टेटिव वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे कि ऑप्टेटिव वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें किन किन नियमों का फॉलो करना है। तो जिस तरह से हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश में जो कई प्रकार के जो वाक्य होते हैं, जैसे साधारण वाक्य होते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं, इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं, लेट्स वाले होते हैं, वो सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। और हर प्रकार के वाक्यों में हमें अलग अलग नियमों का फॉलो करना होता है। तो ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो में हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना है और किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय में परिवर्तन करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो वाक्य हैं उनका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का भाव हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। पहचान देखते हैं तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत इंग्लिश में से होती है, यानी जो हमारा जो मॉडल है उसमें एक मॉडल है मे। तो जो ऑप्टेटिव वाक्य होते हैं उनकी शुरुआत अंग्रेजी में मे मॉडल से होती है। वाक्य के लास्ट में लगभग हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है कि यदि वाक्य की शुरुआत में शब्द से हो रही है और लास्ट में प्रश्नात्मक चिन्ह नहीं है, तो वह जो वाक्य है वो ऑप्टेटिव वाक्य कहलाता है, क्योंकि मे जो है एक सहायक क्रिया के रूप में भी काम में आती है। और यदि हम मे का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करके और वाक्य के स्टार्ट में रखते हैं तो वो वाक्य प्रश्नात्मक कहलाएगा। जैसे मे आई हेल्प यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाक्य की शुरुआत मे से हो रही है, लेकिन वाक्य के लास्ट में जो है वो साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नात्मक चिन्ह लगा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को हम ऑप्टेटिव वाक्य नहीं मानेंगे। वो जो वाक्य है वो हमारा प्रश्नात्मक वाक्य कहलाएगा। केवल हम उन्हीं वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस मानते हैं जिनकी शुरुआत में से हो रही हो और उन वाक्यों में प्रार्थना की गई हो, आशीर्वाद दिया गया हो, कोई कामना की गई हो, कोई इच्छा व्यक्त की गई हो या फिर श्राप आदि वहाँ पर दिया गया हो। तो दोनों बातों से आपके क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टेटिव वाक्य कहते किसे हैं। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें किन किन नियमों का फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं कि जिस तरह से हर वाक्य में हमें सैड टू के स्थान पर एक शब्द रखना होता है, तो ऑप्टेटिव वाक्यों में हमें कौन सा शब्द रखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू की जगह है आवश्यकता अनुसार विश्ड, प्रेड, कर्स्ड का प्रयोग किया जाता है। तो जिस तरह से हमने इम्पेरेटिव वाक्य पढ़े थे, लेट्स से पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने इम्पेरेटिव वाक्य पढ़ा था और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सैड या सैड टू की जगह भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड आदि करते थे। ठीक उसी तरह से ऑप्टेटिव वाक्यों में भी हमें सैड या सैड टू की जगह भाव के अनुसार शब्द का प्रयोग करना है। अब ये भाव या आवश्यकता का मतलब है, जैसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है जिसकी शुरुआत में शब्द से हो रही है, उसमें यदि कामना की गई है तो वहाँ पर हम विश्ड का प्रयोग करते हैं। प्रार्थना की गई है तो हमें प्रेड का प्रयोग करना है, और श्राप आदि वहाँ पर दिया गया है तो हमें कर्स्ट का प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमें मे वाले शब्द पे डिपेंड रहना है कि सैड टू की जगह हमें क्या रखना है। तो सबसे पहला नियम यही फॉलो करना है कि सैड या सैड टू की जगह हमें क्या रखना है। दूसरा जो परिवर्तन आता है वो आता है कनेक्टिव वर्ड का। तो दूसरा नियम है कि ऑप्टेटिव वाक्यों में कनेक्टिव वर्ड के रूप में हमें दैट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम साधारण वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते थे, उसी तरह से ऑप्टेटिव वाक्यों में भी हमें कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग वहाँ पर करना है। तीसरा नियम है कि मे को रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है
तो मे को माइट में बदल देते हैं। तो हमने पढ़ा कि कनेक्टिव वर्ड के रूप में हमें दैट का प्रयोग करना है, और कनेक्टिव वर्ड दैट लगाने के बाद हम जो रिपोर्टेड यानी इन्वर्टेड कोमा के हिस्से वाला जो वाक्य उसको दैट के बाद लिखते हैं, तो उसमें दैट के बाद सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना है और सब्जेक्ट के बाद हमें मे का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मे जो है वो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। तो यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है, तो हमें मे को माइट में बदलना है। तो जैसे साधारण वाक्यों में पढ़े थे, यानी टेंस संबंधी परिवर्तन हमें यहाँ पर करना है। नेक्स्ट जो नियम है यानी चौथा जो नियम है वो है कि नाउन, प्रोनाउन, टेंस और दूरी संबंधी शब्दों का परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह ही रहता है। तो ये हम हर प्रकार के वाक्यों में लास्ट में एक नियम लिखते हैं कि नाउन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन यथावत रहते हैं। यानी यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम बदलते हैं। यदि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे बदलना है। यदि थर्ड पर्सन है तो हमें नो चेंज वहाँ पर रखना है। इसी तरह से टेंस का परिवर्तन होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। इसी तरह से हमें दूरी संबंधी शब्दों का परिवर्तन करना है। टेंस और दूरी संबंधी जो शब्द हैं उनका जो परिवर्तन है वो हमें तभी करना है जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले हिस्से में कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तभी हमें इसे बदलना है। अन्यथा हमें टेंस या दूरी संबंधी शब्दों का परिवर्तन नहीं करना है। तो इस तरह से हमें चारों नियमों का फॉलो करते हुए जो हमारे ऑप्टेटिव वाक्य हैं इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमें बनाना है। तो अब हम एग्जाम्पल से इन नियमों को समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि आई सैड टू हिम मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वाक्य की शुरुआत मे शब्द से हो रही है और यहाँ पर खुश रहने की कामना की गई है। लास्ट में कोई प्रश्नात्मक चिन्ह भी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला जो परिवर्तन है वो सैड टू की जगह हमें करना है। तो यहाँ पर कामना की गई है तो हमें सैड टू की जगह विश्ड का प्रयोग करना है कि आई विश्ड। यहाँ पर आप हिम लगा भी सकते हैं यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको रख भी सकते हैं, और इसे आप नहीं लिखें तो भी गलत नहीं होगा। तो आई विश्ड हिम भी सही होगा, और यदि आप आई विश्ड भी रखते हैं तो भी आपका वाक्य सही होगा। तो विश्ड को लगाने के बाद हमें कनेक्टिव वर्ड हमने जैसे पढ़ा दैट का प्रयोग यहाँ पर करना है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि दैट के बाद हमें तुरंत सब्जेक्ट को लाना है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था यू, और यू है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है हिम, और हिम का जब सब्जेक्टिव केस हम बनाएंगे तो वहाँ बनता ही। तो दैट के बाद हमें ही रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मे है उसको सब्जेक्ट के बाद रखना है। तो यहाँ पर हमारी सेकंड फॉर्म होने के कारण हमने मे को यहाँ पर माइट में बदल दिया। तो ही माइट, उसके बाद में मे भी एक मॉडल है, माइट भी एक मॉडल है, तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के बाद। तो माइट बी, और नेक्स्ट जो शब्द हैप्पी उसको हमने यथावत रख दिया क्योंकि ये बदलने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम बदल सकें। तो इस तरह से हमारा जो कंप्लीट वाक्य बनेगा वो बनता है कि आई विश्ड दैट ही माइट बी हैप्पी। तो इस तरह से हमें एक एक नियम का फॉलो करते हुए और कंप्लीट वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सैड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रार्थना की गई है, तो हमें सैड टू की जगह हमें प्रेड शब्द का प्रयोग करना है। तो ही प्रेड मी या फिर ही प्रेड, कनेक्टिव वर्ड हमने दैट लगाया। उसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट था उसको रखा गॉड, मे को हमने माइट में बदला, बाकी शब्द जो है ब्लेस को ब्लेस रखा, और यू हमारा यहाँ पर सेकंड पर्सन था, इसको हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में है मी, और मी का हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस रखना है। तो ऑलरेडी मी जो है वो ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में था, तो यहाँ पर हमने मी को ऐसे के ऐसे रख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है वो भी हमें करना है। मे को माइट में बदलना है क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म है, और आवश्यकता अनुसार सैड टू की जगह हमें प्रेड, विश्ड, कर्स्ड आदि का प्रयोग भी करना है, और कनेक्टिव वर्ड हमें दैट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
कि आई सैड टू हर मे यू लिव लॉन्ग। दीर्घायु भाव जिसको हम कहते हैं कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, लंबी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कामना की गई है, तो हमें सैड टू की जगह विश्ड रखा, कनेक्टिव वर्ड हमने दैट रखा। उसके बाद में यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था यू। यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट में है हर का सब्जेक्टिव केस होगा सी। मे को हमने माइट में बदला। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लिव लॉन्ग, इसको यथावत रखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही सैड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। उसकी आत्मा को शांति मिले। तो ही प्रेड दैट हिज सोल, यहाँ पर सब्जेक्ट उसको पहले रखा, मे को हमने माइट में बदला, रेस्ट इन पेस को हमने यथावत यहाँ पर रख दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर सैड टू द स्टूडेंट मे यू शाइन इन लाइफ। आपका भविष्य उज्जवल हो। तो द टीचर ब्लेस्ड, यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसलिए हमने बेस्ड शब्द का प्रयोग किया है। तो द टीचर ब्लेस्ड दैट, सब्जेक्ट हमने रखा द स्टूडेंट, उसके बाद मे को माइट में बदला, शाइन फर्स्ट फॉर्म को यथावत रखा, इन लाइफ को यहाँ पर हमने यथावत रख दिया है। तो जो भी परिवर्तन हमें करना है वो करते जाएंगे और हम लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर द टीचर को हमने यथावत रखा, सैड टू की जगह ब्लेस्ड रखा, कनेक्टिव वर्ड हमने दैट लगाया, सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन नो चेंज करते हुए द स्टूडेंट्स यथावत रखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होने के कारण मे को माइट में बदला। बाकी कोई भी परिवर्तन करने लायक यहाँ पर शब्द नहीं है, तो इसको हमने यहाँ पर यथावत रखा है। नेक्स्ट शब्द है विश वाले सेंटेंस। तो यहाँ पर जो साधारण ऑपरेटिव वाक्य थे वो हमने देख लिए हैं कि हमें किस तरह से किन किन नियमों का फॉलो करते हुए उनको बनाना है। इसी तरह से ऑपरेटिव वाक्यों में एक विशेष प्रकार के वाक्य और आते हैं जिनकी शुरुआत विश शब्द से होती है। तो उनका हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल से आपके क्लियर हो जाएगा कि विश वाले वाक्यों का हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह बनाना है। तो पहली एक्सरसाइज है, पहला एग्जाम्पल है कि ही सैड टू देम विश यू ए प्रोस्पर लाइफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य की जो शुरुआत है विश शब्द से हो रही है, मे शब्द से यहाँ पर नहीं हो रही है। तो हमें करना क्या है कि जिस वाक्य की शुरुआत विश से हो रही है वहाँ पर हमें सैड टू की जगह विश्ड का प्रयोग करना है। यहाँ पर सैड टू है तो विश्ड करना है, से है तो विश करना है, और विल से है तो विल विश करना है। यानी जो भी हमारा टेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको बदलना है। तो यहाँ पर सैड टू वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है, तो जब विश को यहाँ पर लेकर आएंगे तो उसकी भी हमें सेकंड फॉर्म ही लगानी है। तो ही विश्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट था देम, उसके बाद हमें कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाना है। बाकी जो शब्द है ए प्रोस्पर लाइफ, सब्जेक्ट के बाद में जो शब्द है उसको हमें यथावत रखना है। तो ही विश्ड देम ए प्रोस्पर लाइफ, उन्होंने उनके लिए एक उज्जवल भविष्य की यानी एक गोल्डन लाइफ की कामना की। तो यहाँ पर वापस समझेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को हमें यथावत रखना है, सैड टू की जगह हमें विश्ड रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। उसके बाद में हमने जो ए से जो वाक्य शुरू हो रहा है सब्जेक्ट के बाद वाला जो हिस्सा है उसको हमें यथावत यहाँ पर रखना है, ए प्रोस्पर लाइफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे कि द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा विश यू ए स्पीडी रिकवरी, यानी तुम तुरंत रिकवर हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाक्य की शुरुआत विश से हो रही है, तो यहाँ पर बनेगा द डॉक्टर को हमने यथावत रखा, सैड टू की जगह हमने विश्ड का प्रयोग किया, द पेशेंट को भी हमने यथावत रखा। तो द डॉक्टर विश्ड द पेशेंट। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ से ए के बाद वाला जो हिस्सा यानी सब्जेक्ट के बाद वाला जो हिस्सा उसको हमने यथावत यहाँ पर रखा है, ए स्पीडी रिकवरी। इस तरह आप देख सकते हैं कि विश वाले वाक्यों का हमें किस तरह से यहाँ पर बनाना है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी तरफ से हम लिखते हैं कि ही विश्ड मी ए वेरी हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है कि ही सैड टू मी विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। तो इसका बनेगा ही विश्ड मी ए वेरी हैप्पी बर्थडे। तो इस तरह से बिल्कुल आपके क्लियर हो गया होगा
कि यदि वाक्य की शुरुआत विश शब्द से हो रही है तो हमें सैड टू की जगह विश्ड लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद में जो हमारा ए के बाद वाला जो हिस्सा उसको हमें यथावत रखना है। अब लास्ट में हम बात करते हैं, जैसे हर प्रकार के वाक्यों को नियम और एक्सरसाइज बताने के बाद में आपके कमेंट के लिए हम एक्सरसाइज देते हैं। तो आज की आपके लिए एक्सरसाइज है, पहला सेंटेंस है द डॉक्टर सैड टू द स्टूडेंट, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट मे यू बी ब्लेस्ड विद ए हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो आपको कमेंट बॉक्स में बनाकर बतानी है कि द ब्रोदर सैड टू हिज सिस्टर विश यू ए सेफ एंड हैप्पी जर्नी। नेक्स्ट जो थर्ड एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है जो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि ही सैड टू हर मे योर फ्यूचर बी ब्राइट। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ऑप्टेटिव वाक्य पढ़ने के बाद में लगभग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमारा जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट है, क्योंकि इसके 6 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आज तक जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो इन्हीं प्रकार के वाक्यों में से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और एक्सरसाइज आप ज़रूर बना के डालें, ताकि इससे हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए